चलिए अब शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV5 दैट इज फॉस्फीन। सो स्टूडेंट्स, फॉस्फीन जो है वो फास्फोरस का कंपाउंड होता है एंड दैट इज PH3। तो फॉस्फीन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं फास्फोरस के बारे में और उसके एलोट्रॉप्स के बारे में। एलोट्रॉप्स तो आप सभी जानते हैं कि यदि एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाता है तो उन फॉर्म्स को हम उस एलिमेंट का एलोट्रॉप कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फास्फोरस के कौन कौन से एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला है व्हाइट फास्फोरस, देन रेड फास्फोरस एंड द ब्लैक फास्फोरस। ये तीनों फास्फोरस के इंपॉर्टेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट फास्फोरस की। व्हाइट फास्फोरस एक ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है जो बहुत पॉइजनस भी होता है। ये वाटर में तो इनसॉल्युबल होता है बट ऑर्गेनिक लिक्विड्स जैसे CS2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है। इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ये डार्क में ग्लो करता है। चलिए अब देखते हैं कि हम फास्फोरस से फॉस्फीन तक कैसे पहुंच सकते हैं। इसके लिए हम फास्फोरस की रिएक्शन कराएंगे NaOH से। अगर व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट करता है एक्वस NaOH के साथ तो वहां पर फॉस्फीन गैस बनती है और साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है। चलिए अब बात करते हैं व्हाइट फास्फोरस की स्टेबिलिटी की। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इट इज लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव देन अदर फॉर्म्स ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर आपने जो भी व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस पढ़ा, इन तीनों ही फॉर्म्स में से व्हाइट फास्फोरस सबसे कम स्टेबल होता है और इसीलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और इसकी इस प्रॉपर्टी का जो कारण है दैट इज एंगुलर स्ट्रेन। तो चलिए समझते हैं कि एंगुलर स्ट्रेन क्या होता है और कैसे इसकी वजह से व्हाइट फास्फोरस लेस स्टेबल और मोर रिएक्टिव हो जाता है। ये व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फास्फोरस और फास्फोरस के बीच का एंगल है दैट इज 60 डिग्री और ये एंगल बहुत ही कम होता है। इसी वजह से व्हाइट फास्फोरस इस एंगुलर स्ट्रेन के कारण बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये इतना रिएक्टिव होता है कि अगर इसको एयर में छोड़ दिया जाए तो ये बहुत रीडिली एयर के साथ रिएक्शन करके अपना पेंटाऑक्साइड यानी कि P4O10 बना लेता है और एयर में जलने लगता है। चलिए अब पढ़ते हैं रेड फास्फोरस के बारे में। अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये नॉन पॉइजनस होता है और इसका कलर आयरन ग्रे कलर का होता है और ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इसके साथ साथ ये ऑर्गेनिक लिक्विड्स जैसे कार्बन डाइसल्फाइड में भी इनसॉल्युबल होता है। अगर हम इसके डार्कनेस में ग्लो की बात करें तो ये डार्क में ग्लो नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड हमने पढ़ा था कि जो व्हाइट फास्फोरस होता था वो डार्क में ग्लो करता था। ये ऑर्डरलेस होता है। चलिए अब देखते हैं कि रेड फास्फोरस जो है बनता कैसे है। इस इक्वेशन से आप समझ सकते हैं कि जब व्हाइट फास्फोरस को इनर्ट एटमॉस्फेयर में 573 केल्विन पर हीट किया जाता है, वो भी सेवरल डेज तक, तब हमें रेड फास्फोरस मिलता है। और अगर इसी रेड फास्फोरस को हम हाई प्रेशर पर रखें या इस पर हाई प्रेशर अप्लाई करें तब हमें रेड फास्फोरस से ब्लैक फास्फोरस मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं रेड फास्फोरस के स्ट्रक्चर की। अगर व्हाइट फास्फोरस पॉलीमराइज हो जाए तो हमें स्ट्रक्चर मिलता है रेड फास्फोरस का। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो रेड फास्फोरस है वो एक पॉलीमेरिक फॉर्म है व्हाइट फास्फोरस का। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ रेड फास्फोरस। इस स्ट्रक्चर को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि जब व्हाइट फास्फोरस पॉलीमराइज हुआ होगा तभी हमें यह स्ट्रक्चर मिला होगा। यानी कि ये बात बिल्कुल सही है कि रेड फास्फोरस इज अ पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ व्हाइट फास्फोरस। अब यहाँ पर एक बात नोट करने की है। हमने ये पढ़ा था कि जो व्हाइट फास्फोरस था उसके स्ट्रक्चर में एंगुलर स्ट्रेन था और इसीलिए वो बहुत लेस स्टेबल था और हाईली रिएक्टिव था। लेकिन रेड फास्फोरस में ऐसा नहीं होता है। रेड फास्फोरस में एंगुलर स्ट्रेन नहीं पाया जाता है या बहुत ही कम पाया जाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है और एज़ कम्पेयर टू व्हाइट फास्फोरस ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। क्या आप जानते हैं कि जो हम घरों में मैच बॉक्स यूज़ करते हैं
उसमें रेड फास्फोरस का बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जो रेड फास्फोरस होता है वो मैच स्टिक के टिप पर नहीं होता है, वो होता है मैच बॉक्स के स्ट्राइकिंग सरफेस पर, जिस पर हम मैच स्टिक को रगड़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं ब्लैक फास्फोरस की। तो ब्लैक फास्फोरस पाया जाता है अल्फा ब्लैक फास्फोरस के फॉर्म में एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस के फॉर्म में। अगर हम अल्फा ब्लैक फास्फोरस के प्रिपरेशन की बात करें तो जब रेड फास्फोरस को सील्ड ट्यूब में 803 केल्विन पर हीट किया जाता है तब अल्फा ब्लैक फास्फोरस बनता है। और ये है इसका स्ट्रक्चर, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब अगर बीटा ब्लैक फास्फोरस की प्रिपरेशन की बात करें तो जब वाइट फास्फोरस को हाई प्रेशर पर 473 केल्विन पर हीट करते हैं तब बीटा ब्लैक फास्फोरस बनता है। तो यहाँ पर बहुत क्लियर है कि अल्फा ब्लैक फास्फोरस बनता है रेड फास्फोरस से, ऑन दी अदर हैंड बीटा ब्लैक फास्फोरस बनता है वाइट फास्फोरस से। और ये है बीटा ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर, ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब अगर हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, जबकि बीटा ब्लैक फास्फोरस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अल्फा ब्लैक फास्फोरस एयर में सबलाइम हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड बीटा ब्लैक फास्फोरस थोड़ा सा स्टेबल होता है, ये 673 केल्विन तक भी एयर में बर्न नहीं होता है। यहाँ पर अल्फा ब्लैक फास्फोरस के स्ट्रक्चर के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट है कि इसका स्ट्रक्चर ओपेक मोनोक्लिनिक होता है या रोम्बोहेड्रल होता है और क्रिस्टलाइन होता है। सो स्टूडेंट्स, हमने समझा कि फास्फोरस का ही कंपाउंड होता है फॉस्फीन, इसलिए हमने पहले फास्फोरस के बारे में पढ़ा। तो चलिए अब वापस अपने ट्रैक पर आते हैं एंड दैट इज फॉस्फीन। चलिए पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन, यानी कि फॉस्फीन को कैसे बनाया जा सकता है। तो अगर फॉस्फीन की प्रिपरेशन की बात करें तो इसको कैल्शियम फॉस्फाइड से बहुत इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है। इस केमिकल इक्वेशन से हम इजीली समझ सकते हैं कि जब कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में फॉस्फीन बनता है। इसके अलावा अगर हम वाटर यूज ना करना चाहें तब कैल्शियम फॉस्फाइड को HCl के साथ रिएक्ट कराकर भी फॉस्फीन बनाया जा सकता है। इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि जब कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट करता है HCl के साथ तब कैल्शियम क्लोराइड बनता है और साथ में फॉस्फीन बनता है। ऑन दी अदर हैंड वाइट फास्फोरस से भी फॉस्फीन को इजीली बनाया जा सकता है। जब वाइट फास्फोरस को एक्वस NaOH के साथ हीट किया जाता है तब सोडियम हाइपोफॉस्फाइड और फॉस्फीन बनता है। अब यहाँ पर जो फॉस्फीन बनता है वो बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि फॉस्फीन फ्लेमेबल क्यों होता है। तो इसका आंसर ये है कि जब हम फॉस्फीन को बनाते हैं इस मेथड से, यानी कि वाइट फास्फोरस से, तो वहाँ पर कुछ इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। ये इम्प्यूरिटीज़ हो सकती हैं या तो वाइट फास्फोरस या फिर डाईफॉस्फीन के वेपर्स। डाईफॉस्फीन होता है P2H4। इसका मतलब ये है कि जब हम वाइट फास्फोरस से फॉस्फीन को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें बहुत सारी फ्लेमेबल इम्प्यूरिटीज़ होती हैं और हमें इन इम्प्यूरिटीज़ को दूर करना होता है, यानी कि फॉस्फीन को प्यूरिफाई करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि हम फॉस्फीन को प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं। इसके लिए फॉस्फीन की सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं HI के साथ, जिससे बनता है PH4I, यानी कि फॉस्फोनियम आयोडाइड। इस फॉस्फोनियम आयोडाइड की रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ, जिससे ये डिकम्पोज हो जाता है और Ki, फॉस्फीन एंड वाटर मिलता है। ये फॉस्फीन प्योर होता है और इसमें P4 और P2H4 जैसी फ्लेमेबल इम्प्यूरिटीज नहीं होती हैं। चलिए अब बात करते हैं फॉस्फीन की प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एक कलरलेस गैस है और इसमें से सड़ी हुई मछली यानी कि रोडेंट फिश जैसी स्मेल आती है। ये हाईली पॉइजनस गैस है और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के संपर्क में आती है जैसे कि HNO3, Cl2 और Br2 वेपर्स, तो ये एक्सप्लोड कर जाती है। ये वाटर में बहुत ही कम स्लाइटली सॉल्युबल होती है। चलिए अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की।
सबसे पहले देखते हैं कि वाटर के साथ ये किस प्रकार से बिहेव करती है। अगर हम फॉस्फीन को लाइट के प्रेजेंस में वाटर में से प्रवाहित करें या पास करें तो ये रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब देखते हैं कि ये फॉस्फाइड्स को कैसे फॉर्म करती है। अगर फॉस्फीन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराई जाए तब कॉपर फॉस्फाइड और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। इसी तरह से अगर फॉस्फीन की रिएक्शन HgCl2 के साथ कराई जाए तो मरकरी का फॉस्फाइड और HCl गैस मिलती है। चलिए अब देखते हैं कि फॉस्फीन कैसे फॉस्फोनियम कंपाउंड्स को बनाती है। अगर फॉस्फीन की रिएक्शन HBr से कराई जाए तो मिलता है PH4Br दैट इज फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। इस रिएक्शन में एक बात ध्यान देने की है कि इस रिएक्शन में PH3 एज अ बेस एक्ट करता है जबकि HBr एक एसिड की तरह वर्क करता है। चलिए अब देखते हैं यूजेस ऑफ फॉस्फीन। सबसे पहले बात करते हैं होम सिग्नल की। फॉस्फीन को होम सिग्नल के लिए बहुत पहले यूज किया जाता था बट अब इसको इस तरह से यूज नहीं किया जाता या बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है होम सिग्नल। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बट इसमें केमिस्ट्री ऑफ फॉस्फीन पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये स्टोरी। ये तो हम सभी जानते हैं कि आज सागर में चलने वाली बड़ी बड़ी शिप्स उनके पास बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजीज होती हैं जैसे कि नेविगेशन सिस्टम, जिससे वो पता लगा लेते हैं कि उनका रास्ता किधर है और कोस्टल एरिया किधर है। इसके अलावा आज हमारे पास कोस्टल एरिया को इंडिकेट करने के लिए बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे लाइट हाउसेस हैं। इन लाइट हाउसेस से जो लाइट निकलती है वो बहुत दूर तक जाती है जिससे शिप्स को मालूम चल जाता है कि इस तरफ लाइट हाउस है यानी कि कोस्टल एरिया है। बट हम जानते हैं कि पहले इतने बड़े बड़े लाइट हाउसेस नहीं थे, इवन लाइट ही नहीं थी। तब जो नाविक थे उनके शिप्स भी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होते थे, ना उनके पास कोई नेविगेशन सिस्टम होता था। ऐसे नाविकों को कोस्टल एरिया दिखाने के लिए या इंडिकेट करने के लिए, उन तक संदेश पहुंचाने के लिए कि हाँ इस जगह पर कोस्टल एरिया है, लोग क्या करते थे, एक कंटेनर में कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड इन दोनों केमिकल्स को भर के पानी में फेंक देते थे। अब जब ये दोनों केमिकल कंटेनर से रिलीज होते थे और पानी से रिएक्शन करते थे तो वहाँ पर दो नए केमिकल बनते थे। उनमें से एक था एसिटिलीन गैस, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि एसिटिलीन गैस ब्लास्ट के साथ जलती है, और दूसरा केमिकल था फॉस्फीन गैस जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो फॉस्फीन गैस भी पानी के संपर्क में आते ही जलना शुरू कर देती थी और इस आग में ब्लास्ट का काम करता था एसिटिलीन गैस, जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता था और उसकी रोशनी बहुत दूर दूर तक जाती थी। तो वहाँ से गुजरने वाले नाविक जो अपनी शिप से जा रहे थे उनको अंदाज़ा लग जाता था कि इस ओर कोस्टल एरिया है। तो इस तरह से लोग इस केमिकल रिएक्शन से नाविकों को ये संदेश देते थे कि यहाँ पर कोस्टल एरिया है, इसीलिए इस सिग्नल को हम बोलते थे होम सिग्नल। इसके अलावा जो फॉस्फीन का एक महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट यूज़ है दैट इज़ टू मेक स्मोक स्क्रीन, यानी कि जो स्मोकी स्क्रीन्स होती हैं धुएं वाली, उसको क्रिएट करने के लिए PH3 का बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ किया जाता है। चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि PH3 एक बेस है। अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ PH3, यानी कि ये फॉस्फीन का स्ट्रक्चर है, जहां पे आप इसके लोन पेयर्स को देख सकते हैं। फॉस्फीन लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर सकता है और इसीलिए ये एक्ट करेगा एज अ लुईस बेस, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी कंपाउंड लोन पेयर डोनर होता है वो लुईस बेस की तरह व्यवहार करता है और उसे हम लुईस बेस कहते हैं। इसके अलावा हम इसके बेसिक नेचर को इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं कि ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब PH3HI यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट फॉर्म करता है, दैट इज फॉस्फोनियम आयोडाइड।